सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, आज से पाकिस्तान में पहला रोज़ा भी है और अब ज़ाहिर है कुछ ही देर बाद ये रोज़ा जो है वो इफ्तार भी हो जाएगा। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो सूरत हाल भी जो सियासी सूरत हाल है वो भी तेज़ी के साथ बदल रही है। हमने देखा कि PTM में दरार पड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के सामने आमने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला जारी है। जबकि आज मियाँ शहबाज शरीफ को ज़मानत मिल गई है और अब ज़मानत मिलने के बाद जब बात की जा रही है कि शहबाज शरीफ का किरदार अब क्या होगा, क्या वो अपने मामलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्या PTM के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP हमें नज़र आएगी? क्या मियाँ शहबाज शरीफ को जो ख़त भी लिखा गया था स्पीकर असद कैसर की जानिब से, उसके बाद हमने देखा कि नून लीग ने जो तमाम मामलात है हुकूमत से उसको भी ठीक करने पर आमादगी जाहिर की। आगे इंतखाबी इस्लाहात हुकूमत ने करनी है, वो किस तरह करनी है, ज़ाहिर है उस अपोजिशन के बगैर वो हो नहीं सकती। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आगे अपोजिशन और हुकूमत ने एक साथ लेकर चलनी है। अब एक मामला है जहांगीर तरीन का भी, और जहांगीर तरीन ग्रुप भी एक अलग बन रहा है और ख़बरें ये भी हैं कि रमज़ान में एक इशाया होगा, इफ्तार डिनर होगा जिस पर वो ग्रुप जो कि जहांगीर तरीन ग्रुप है उसमें कई अरकान हैं, मेंबर असम्बली हैं, सूबाई असम्बली हैं, वो शरीक होंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म का इस पर बड़ा अच्छा एक दिलचस्प जवाब आया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई शुगर मिलों से पैसा कमाए तो अमीर के लिए अलग कानून हो, गरीब के लिए अलग कानून हो, किसी को अगर कोई मसला है तो मुझसे बात की जा सकती है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम था, इस सवाल पर उन्होंने जवाब दिया। लेकिन हम ज़रा बात करेंगे, कहा जा रहा है कि नैब जो है वो तफ्तीश का इदारा नहीं है, वो है इंतकाम का इदारा, और ज़्यादातर इंतकाम का निशाना जो बनाया गया मुस्लिम लीग नून को बनाया गया, ऐसा कहना है मरियम नवाज़ का। आज अगर शहबाज शरीफ को ऐसा रिलीफ मिला भी तो सदा उन्होंने ही बर्दाश्त किया है। इसी में बात करने के लिए मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, एडिटर इन चीफ हैं बोल न्यूज़ के नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब आपके वक्त का शुक्रिया। शौकत बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन करें, और गौस नियाज़ी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं। गौस साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। आज शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हैं जो कि गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, कई लोगों के केसेस भी चल रहे हैं। तो क्या वाकई जो नैब का इदारा है वो आप समझते हैं कि वो इंतकाम का निशाना बनाता है और ख़ास तौर पर सिर्फ मुस्लिम लीग नून को बनाता है, बाकी जमातों को इतना टारगेट नहीं किया जाता? गौस साहब की आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही है और मैं आपकी ठीक करवाऊँ। गौस साहब, जब तक मैं शौकत बसरा साहब की जानिब जाना चाहूँगी। बसरा साहब, नैब को हमेशा यही कहा गया, आज शहबाज शरीफ साहब को ज़ाहिर है यहाँ से रिलीफ मिल गया, लेकिन यही कहा गया कि अब तक 2.5-3 साल में जो कुछ हुआ, माना कि ये केसेस आप लोगों ने नहीं बनाए, लेकिन अब तक गिरफ्तारियाँ ज़्यादातर अपोजिशन के लोगों को हुई हैं और ख़ुद मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि ये इंतकाम का इदारा है और इसने सियासी इंतकाम का निशाना सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को ही बनाया है। अगर इंतखाबी इस्लाहात की बात की जाती है, हुकूमत कहती है इंतखाबी इस्लाहात हों, तो यहाँ भी इस्लाहात होनी चाहिए ताकि जो अगर इदारे अगर समझती हैं कुछ पार्टियाँ कि वो इंतकामी सियासत कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ इंतकाम का निशाना बनाता है, एहतसाब नहीं होता, तो फिर एहतसाब भी हो और ठीक हो और सबका हो। सुमैया, सबसे पहले तो पूरी मुसलमान उम्मा को, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को रमज़ान मुबारक का महीना मुबारक हो। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के नतीजे में ये जो कोविड की कुदरती आफत है, दुआ करें कि अल्लाह पाक तमाम इंसानियत को, तमाम मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तानियों को इससे महफूज करे, आमीन। जहाँ तक आपके सवाल का सुमैया तल्लुक़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने रेज़ किए हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे ये बदतरीन ये रवायत रही है, जब कार्रवाई मेरे ख़िलाफ़ हो, अपने ख़िलाफ़ हो, तो हम चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और इदारों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। जब ये इदारे आपके मतहत हों, आपकी ताबेदारी कर रहे हों, तो सब अच्छा होता है। इसकी मिसाल हमारी सियासत में बहुत ऑब्वियस है। अभी आपने चूँकि नून लीग की बात की, आप ख़ास तौर पे नून लीग की ये हिस्ट्री रही है, अभी लगारी साहब भी इसके ऊपर तबसरा करेंगे कि माजी में आप देख लें कि जब तक इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हक़ और सच की फतह होती है, इदारे बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं
और अदलिया भी ठीक होती है, आपकी मीडिया भी ठीक होता है, आपके फौज पाकिस्तान भी ठीक। जैसे ही ये अपने करतूतों की वजह से पकड़े जाते हैं तो ये एक बाकायदा सोची समझी प्लानिंग के ताबे, मनसूबाबंदी के ताबे ये फायर खोल देते हैं इदारों के खिलाफ। अच्छा। उसकी बेहतरीन मिसाल आप देख लें कि क्या सुप्रीम कोर्ट में आज तक किसी जमात को जरूरत पड़ी पाकिस्तान के अंदर कि वहाँ पर हमला कर दे, ये एजाज़ भी इनको मिला। पिछले दिनों जब हाई कोर्ट में केसेस शुरू हुए पनामा के अंदर तो क्या हुआ, वहाँ पर उनको जान से मारने की धमकियाँ दी गई, उनको निशान इबरत बनाने की बातें की गई। इससे आगे आ जाए, यही वो नैब है। आखिर क्या वजह है कि 2018 जब तक हुकूमत ख़त्म नहीं हुई, नैब का चेयरमैन जिनको अपॉइंट करता था, दोनों पार्टियों को लगाया था, सब कुछ ठीक था। जैसे ही इनको ये पकड़े गए, और आप मुझे बताइए कि उन केसेस में अदालतों में इनको अच्छा, केसेस की बात आप कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगी। अब आपने केसेस की बात की ना, मेरा भी जवाब इस पर सुन लें। ख्वाजा साद रफी, सलमान रफी का केस आपके सामने है, नैब प्रोसिक्यूशन क्या क्या कुछ करती रही वो भी आपके सामने। आज के केस की बात कर लें जिसमें नैब प्रोसिक्यूटर, जो शहबाज शरीफ साहब का केस है आमदन जायद असासे जात का, उसमें नैब प्रोसिक्यूटर कहते हैं हमें 7 अरब 32 करोड़ रुपए के असासों की तफसीलात मिल ही नहीं रही। ये पहले DHA में किराए पर रहते थे, फैमिली जायदाद की तकसीम से इन भाइयों का मुआहिदा हो गया, अब इनको फैक्ट्रियां भी मिली, मिल्स भी हिस्से में आई, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि सालाना इनकी आमदन क्या थी, हम नहीं पता चला पा रहे हैं। ये नैब प्रोसिक्यूटर का कहना है सर, जब ऐसी प्रोसिक्यूशन होगी, जब आप केस को साबित नहीं कर पाएंगे, जमानतों पे आपको मिल जाएगा रिलीफ, फिर ख्वाजा साद रफीक इसमें कुछ साबित नहीं हो सका उनके केस में, जब इस तरह का एहतसाब होगा तो सवाल तो उठेगा ना सर जी। पहले तो सुमैया एक बात ज़हन में रखें कि जो जमानत का मामला है ना, वो कत्ल से बड़ा केस नहीं होता, उसमें भी जमानत हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। और मैं आपकी बात से यहाँ तक तो मुत्फिक हूँ कि हमें प्रोसिक्यूशन को मजबूत करने की जरूरत है। हाँ। और आपने जो सवाल एक और उठाया कि नैब में रिफॉर्म्स की जरूरत है, तमाम इदारों में रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्या उसके लिए हमने कोशिश नहीं की? हमने हाउस की कमेटी बनाई, जब कमेटी बनाकर उसके ऊपर बात करनी शुरू की, हालांकि आपको याद होगा ये दोनों पार्टियां जिन्होंने आज नैब को बहुत बुरा भला कह रही हैं और नैब को इंतकामी कार्रवाइयों का कहते हैं ये मरकज है, ये इनके पास 10 साल थे, ये एक सिंगल तरमीम नहीं लेकर आए, वही मुशर्रफ वाला कानून रहा। हमने कहा आइए हमारे साथ बैठिए, हम इसमें तरमीम लेकर आते हैं। तो नतीजा क्या हुआ समैया? नतीजा ये निकला कि ये दोनों पार्टियां, टोटल इसकी 46 क्लॉजेज है नैब की, टोटल 38 क्लॉजेज ले आई कि ये तमाम की तमाम ख़त्म कर दें। उसकी वजह उसके अंदर ये था कि वो 38 क्लॉजेज ख़त्म हो जाएंगी तो वो तमाम केसेस जिनमें वो गोले वाला, पापड़ वाला, टीटियों वाला, चीनी वाला, वो तमाम के तमाम केसेस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। ये आपकी बात दुरुस्त है कि हमें प्रोसिक्यूशन को मजबूत करने की जरूरत है सर, जब तक प्रोसिक्यूशन मजबूत नहीं होगी ये इदारे उस तरीके से काम नहीं कर सकते, ये मेरा पॉइंट है। और आज भी ये कहा गया कि किसी गवाह ने ये बयान ही नहीं दिया कि शहबाज शरीफ साहब मुल्जिम हैं। अब जब इस तरह के मामलात होंगे तो फिर इंसाफ की बात आप लोग करते हैं, एहतसाब की आप लोग बात करते हैं, तो वो कैसे होगा? जरा मैं इसके दूसरे पॉइंट पर डिस्कशन करूंगी लगारी साहब से। लगारी साहब, एक तो हो गया ये एहतसाब का अमल जिसकी शफाफियत पर हमेशा सवाल उठता रहा है, दूसरा मामला है शहबाज शरीफ साहब के किरदार का। ज़ाहिर सियासी माहौल में अभी जो चल रहा है, PTM में जिस तरीके से ANP अलग हुई, पीपल्स पार्टी अलग हुई, अब ये बातें की जा रही हैं जी मियाँ शहबाज शरीफ बाहर आए, वो कुछ मामला संभालेंगे, जो आपस में दूरियां आ गई हैं, जो चपकलिश हो गई है, जो ज़ाहिर है एक मामला बड़ा और बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि अब एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, तो लोग ये बातें करें कि मियाँ शहबाज शरीफ हमेशा मफाहमत की सियासत करते हैं, वो इस चीज़ को संभाल लेंगे। तो पहले तो ज़रा मुझे इस पर जवाब दें लगारी साहब, ये जो एहतसाब की बात होती है, शफाफियत की बात होती है, ये हमारे में आता है, और दूसरे शहबाज शरीफ का किरदार आप कैसे देखते हैं अभी सियासी जो तमाम तर सूरत हाल है? हमारे यहाँ एहतसाब का अमल पुराना तबसरा है इसके ऊपर, और जनाब शौकत बसरा साहब की एक ज़माने में लीडर हुआ करती थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने कहा था कि लाहौर के लिए अलग इंसाफ होता है और लाड़काना के लिए अलग होता है जी। तो लाहौर के जो हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उनको ज़मानत पर रिहाई मिली और उनसे बहुत पहले लाड़काना के करीब है सखर, वहाँ के खुर्शीद शाह जो हैं वो अब तक 2 साल होने को हैं, वो जेल में पड़े हुए हैं, और उनके बारे में यानी कोई सही चार्ज भी फ्रेम नहीं हुआ और उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ साबित भी नहीं हुई है और मुसलसल जेल में हैं।
और उनके साथ मजाक किया जाता रहा है। एक दफ़ा कोर्ट ने कह दिया कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है तो हम इनको छोड़ देते हैं, नैब फिर एक और चीज़ लेकर आई थी। तो ये मामला चल रहे हैं, लेकिन खुदा करे कि इस मुल्क में क्वेटा के लिए, पेशावर के लिए, कराची के लिए, सक्खर के लिए, लाड़काना के लिए, लाहौर के लिए, पिंडी के लिए एक जैसा इंसाफ हो, यकसा इंसाफ हो और इंसाफ और तमाम लोगों के लिए भी सर, और तमाम आम लोगों के लिए भी यकसा इंसाफ, ये हमारी दुआ है। मियाँ शहबाज शरीफ आए हैं और अपनी मारूजियत में, अपने आज के हालात में वो कैसी सियासत करते हैं ये जल्द पता चल जाएगा। लेकिन अब मौलाना, जब से हाफिज़ हुसैन अहमद साहब का इंटरव्यू मीडिया पर चला है जी, तब से जो है वो सूरत हाल बहुत गंभीर हो गई है और नए नए सवालात उठ गए हैं। अब हमें नहीं मालूम है कि हाफिज़ हुसैन अहमद के इंटरव्यू को पार्टियां किस तरह से देखती हैं, हुकूमत किस तरह से देखती है, PMLN किस तरह देखती है, ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान साहब किस तरह देखते हैं, दूसरे फरीक किस तरह देखते हैं। लेकिन वो एक बहुत बड़ा चौंका देने वाला इंटरव्यू जो है उसने एक सियासी सूरत हाल में हलचल मचा दी है, जो सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि कैसे कैसे तहरीक के फैसले हुए, कितने पैसे दिए गए, किसने कितने पैसे कमेंट किए हैं, और फलां पहले लॉन्ग मार्च के लिए कितने थे, फिर दूसरे लॉन्ग मार्च के लिए कितने थे, और फिर वो लॉन्ग मार्च हुआ क्यों नहीं, इसके बारे में जो है वो इंटरव्यू बड़ी चौंका देने वाली खबरें देता है। इस सारी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब आए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत कुछ सीखा है और वो पहले भी अपनी पार्टी की पोजीशन को जानते हुए वो हेड ऑन से गुरेज कर रहे थे कि हमें देखना ये चाहिए कि क्या सिविलियन सेटअप, सिविलियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इस काबिल हैं कि वो बहुत ज़्यादा ताकत के साथ जाकर मुख्तलिफ इदारों से टकरा जाएं। तो पहली बात तो ये है कि वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। वो इस बात के हामी कभी भी नहीं रहे हैं कि सियासतदान जो हैं वो रियासत के इदारों के साथ टकराएं। ये उनका परसेप्शन था, उनका अपना परसेप्शन था। मेरे सामने उन्होंने बयान फरमाया था और वो इस बात से एग्री नहीं करते थे कि जो टकराया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुलहजू भी होकर चल सकते हैं, लेकिन उनका दूसरी पार्टियों के बारे में रवैया क्या होगा ये देखना इसके होगा। बारे में देखना होगा हमें कि वो क्या रवैया अख्तियार। पॉइंट टेकन। गौस नाज़िर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर जरा बोलिएगा। जी आवाज़ आ रही है तो गौस साहब बिल्कुल सही। आप ये बताइएगा कि एक तो ये एक ज़ाहिर इंटरव्यू का हवाला दिया लगाई साहब ने, उस पर भी आपका मौक़िफ़। जो शहबाज शरीफ साहब अब ज़ाहिर ज़मानत पर रिहा हो गए हैं, अब आगे उनका सियासत में क्या किरदार होगा और ख़ासतौर PDM में ज़ाहिर पीपल्स पार्टी नहीं है, क्या उसको लाने के लिए मुस्लिम लीग नून कोई कोशिश करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम तो 20 सितंबर को तो 2020 को जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें तमाम पार्टी शामिल थी और उसमें एक तमाम पार्टी के अपने सियासी नजरियात हैं, आपको पता है कि हर पार्टी का अपना नजरिया है, लेकिन एक पॉइंट पे इकट्ठी हुई थी कि हुकूमत से आवाम को निजात चलाई जाए। अब ये सेनेट के इलेक्शन में थोड़ी सी ये एक खींचातानी हो गई और हमारा ये एक तरफ से और हमारी स्टेयरिंग कमेटी से एक नोटिस किया कि जी आप इस बात पे जवाब दें कि आपने क्यों बाप पार्टी से वोट दिए, उसी जिसकी जिद्दोजहद कर रहे हैं आप उसी के हक में चले गए, उसी के साथ आपने सेटलमेंट कर लिया, तो उनको फिर वो नाराज हो गए और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने को दावत दी है कि जी आप दोबारा आ जाएं और वजाहत पेश कर दें कि ये वजह थी। हम ज़ाहिर तहरीक पे ऊपर नीचे और हालात बदलते रहते हैं, हमें अपने मकसद से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इस सिलसिले में उनका अभी जवाब का इंतजार है, वो मेरे ख्याल में कुछ जवाब देंगे। उनको भी पता है कि अगर वो सर वो जवाब जो भी देंगे, लेकिन उससे पहले वो जो आप पर इल्जामात लगा रहे हैं, चौधरी मंजूर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा ये बताइए ECL से आपका नाम किसके कहने पर निकाला गया, कौन सा खुसूसी पैगाम लेकर आप लंदन गए थे, आपकी क्या सेटलमेंट हो गई है, जो सेटलमेंट हो गई है वो बताना आप पसंद करेंगे या फिर हम बताएं मीडिया को? ये वाला पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं कोई बात हो पाएगी? लेकिन ये सारी क्या साराइयाँ हैं, क्या चीज बदजुबानी है, मिस टेस्ट है। इस मिस टेस्ट को हमने कवर करना है। हमें वो कह रहे हैं कि जी आप कैसे बैठ गए,
हम कहते हैं भी आपने कैसे बाप पार्टी से वोट दे दिए, तो ये मिसट्रस्ट है ना जी। तो हमें एक दूसरे टेबल पे बैठ के हमें एक दूसरे के नहीं, आपने उनका बयान सुना है सर, और आपने नासिर हुसैन शाह साहब का ट्वीट देखा है अब तक जो उन्होंने ट्वीट किया? आज की है जी, आज से तो मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा है कि पीडीएम में जो पढ़ने वाली दरार है उसका फायदा उठाने वाला कौन है, हुकूमत या फिर वो आपकी तरफ भी इशारा कर रहे हैं? तो ये वो कह रहे हैं कि अंदरूनी कहानी है, असल में मुस्लिम लीग नून है और चौधरी मंजूर साहब भी आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आप लोग कोई जवाब देंगे पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात का? देखिए जी, मैं एक बात कहूँ कि जब तक मौलाना फजल रहमान साहब और सरकारी साहब या नवाज शरीफ साहब एक पेज पे हैं, अच्छा। ये जो नीचे लड़ाइयाँ जो शुरू हैं, जो ये थोड़ी बहुत जो फायरिंग हो रही है, ये इसका कोई ये देखो 10 पार्टियां, हर का अपना नजरिया है, हर का अपना वे ऑफ पॉलिटिक्स है, तो उसमें सर नजरिया सबका अलग अलग जरूर है, लेकिन पीडीएम में सबने एक ही फैसले पर मुत्तफिक होना था। ये पीडीएम बनी इसीलिए थी कि उसके 26 नकात थे, उस पर सबने अमल करना था। खैर, JUI फे से कारी उस्मान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। कारी उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर कल मौलाना फजल रहमान साहब का बयान भी सामने आ गया, एक तवील खामोशी के बाद उनकी तबीयत भी नासाज थी, लेकिन अब क्या सूरत हाल होगी? अगर मौलाना साहब कहते हैं कि बिल्कुल आ जाए पीपल्स पार्टी, लेकिन पीपल्स पार्टी तो मशरूत कर चुकी है इस बात से कि JUI मुस्लिम लीग नून माफी मांगे तो हम आएंगे वापस पीडीएम में। देखें जी, पहले तो मैं आपसे ये कहूँ कि हम हमेशा आपसे कहते हैं कि JUI फे, ये पता नहीं आपने हमारे लिए कहाँ से ये फार्मूला निकाला है और नाम तजवीज़ किया है। हमारी जमात का नाम है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, जो रजिस्टर्ड है। अच्छा, ठीक है। बहरहाल दूसरी गुजारिश ये है कि जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मौलाना फजल रहमान साहब कल फरमा चुके हैं और वो उन्होंने फरमाया है कि हम अपने साथियों का इंतजार करते हैं, किया है, करते हैं और करेंगे। लिहाजा हम एतदाल के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं और मानते हैं कि बीच में कुछ चीजें सामने आई हैं। इस पे हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बड़े जो है वो कंट्रोल पा लेंगे और ये मसले हल हो जाएंगे। सबका मकसद एक है और उस एक नुक्ते पे सारे खड़े हैं। तो बीच में जो कुछ हुआ है उस पे हम यही उम्मीद रखते हैं कि इस पे काबू पा लिया जाएगा और इस मसले को हम ज्यादा। तो कैसे कारी उस्मान साहब माफी का मुतालबा कर रही है पीपल्स पार्टी? जरा सुने ना, हम इसको ज्यादा हवा देना चाहते हैं क्योंकि कल खुद मौलाना ने मना फरमाया है कि हमारी तरफ से ये आखिरी है, हम इस पे कोई बयानबाजी नहीं करते हैं। अच्छा, हमारे अपने दोस्तों का इंतजार करते हैं। हमने बड़ी तारीखें साथ चलाई हैं, MRD की तारीख में हम और पीपल्स पार्टी। लेकिन सर आपके दोस्त आपसे नाराज हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं कि माफी मांगी जाए। ठीक है, जहाँ वो नाराज हैं वहाँ हम भी नाराज हैं। ये नाराजगियाँ आपस में मिल बेटे से खत्म हो जाएंगी। अच्छा। मैं आपसे ये कह रहा था कि हमने MRD की जो सख्त तरीन तारीख थी उसमें मिल के काम किया है और हम खुद जो है मैं शामिल थे मेहनत में और तारीख में। तो वो हमारे पुराने साथी हैं। कभी कभार इस तरह मसाइल सामने आ जाते हैं, बड़े बेटे हैं, वो हल कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं इस पे कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जिससे मजीद कोई पैदा हो गुस्से में जो है या। अच्छा, एक बात बता दें कारी उस्मान साहब, चलें कोई और आप कमेंट ना करें, मुझे बस एक बता दें बात की, ये जो शोकॉज दिया गया था कि वो मौलाना साहब के कहने पर दिया गया था या फिर ये मुस्लिम लीग का फैसला था? देखें इसमें भी मैं आपकी इस बात को भी जवाब इसका भी नहीं दूंगा। अरे ये क्या बात हुई, आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे? जो मेरी बात सुने, हाँ। मेरी बात सुने, आपकी बात के जवाब देते हमने क्या फिर तकसीम होना है? नहीं, मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं चाहती सर। सर मैं सहाफी हूँ, मेरा काम सवाल करना है, मैं आपसे सवाल मानता हूँ, आपका हक है। मैं गुजारिश आपसे कर रहा हूँ कि हम जलती आग पर पानी डालने वाले लोग हैं। हम आग पे जो है वो मजीद उसको भड़काने वाले नहीं है। इस तरह के वो मौलाना उस पर वादे कर चुके हैं कि
एक अखलाकी तौर पे एक दूसरे से पूछना वो जिम्मेदारी होती है, कर ली। अब उसके जवाब में भी जो बात कल आ चुकी है, उससे ऊपर मेरे लिए कुछ कहना ये नामुनासिब है। अच्छा चले आप कुछ और नहीं बता रहे, ये बता दें कारी उस्मान साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। मामलात सेटल्ड हो जाएंगे, आप लोग पहल कर लेंगे, यानी कि जमीयत इस्लाम पहल करेगी या मुस्लिम लीग नून को भी कहा जाएगा कि वो पहल करें? देखिए जी, हम तो पहल कर चुके हैं, हम अपने दोस्तों से कह चुके हैं कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं, इस्तीफा मंजूर नहीं किए हैं, हम जो है इंतजार में हैं, पहले भी इंतजार में थे इजलास का, अभी भी हम इंतजार में हैं और इंशाअल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस बात में तो तय है, ये बात तो कंफर्म है कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि मौजूदा सेलेक्टेड हुकूमत जो है वो मजीद कायम रहे। नहीं चाहती, लेकिन पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से चाहती है, नहीं चाहती, ये पीपल्स पार्टी ने अब तक वाजे नहीं किया। सर देखें, बिल्कुल बात आपकी सही है। कारी उस्मान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, शौकत बसरा साहब आपका भी शुक्रिया और गौस नियाज़ साहब आपके वक्त का। ब्रेक मुझे लेनी है, प्रोग्राम में वापस आएंगे तो कुछ चांडका अस्पताल की हालत ज़ार पर और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर हमने बात करनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम के हिस्से में आपसे कुछ जिक्र करना है लाड़काना के चांडका अस्पताल का, जिसकी हालत ज़ार इंतहाई ख़राब हो चुकी है। ऑपरेशन थिएटर खस्ता हाल हैं, अहम सर्जिकल आलात हैं जिनकी फराहमी 6 माह से बंद हो गई है। आवाम की जानों और सेहत से यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर भी ये सवालिया निशान है कि पुराने आलात का बार बार मरीजों पर इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। इससे मजीद बीमारियां फैलेंगी। अभी जो सूरत हाल है, सूरत हाल के पेश नज़र तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। शिराज पठान हमारे नुमाइंदे लाड़काना से हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा हम सूरत हाल जान लेते हैं। शिराज, क्या मामला है? कई दफ़ा आपने चांडका अस्पताल का जिक्र किया, यहाँ पर अभी तक यही सूरत हाल है, सफाई का फुकदान है, आलात नहीं है, क्या बताएंगे आप? सुमैया, 2.25 अरब रुपए जो है वो हॉस्पिटल की सालाना बजट है और चांडका जो हॉस्पिटल है ये सरकारी हॉस्पिटल है और बालाई सिंध की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है। न सिर्फ रहीम यार खान पंजाब के इलाके, बलोचिस्तान के गड़ी खैरों वाले इलाके और खैरपुर जो सिंध के इलाके हैं, यहाँ से भी लोग जो है मरीज सैकड़ों की तादाद में रोजाना आते हैं। इंतजामी नाअहली के बायस जो है लाड़काना के चांडका अस्पताल के जो टीचिंग हॉस्पिटल के खस्ता हाल हो चुके हैं। गुज़िश्ता 6 माह से अहम जराई आलात जो हैं उसकी फराहमी भी बंद है। ऑपरेशन के लिए दरकार बुनियादी मशीनरी भी जो है नाकारा हो चुकी है और मरीजों की जान को खतरात लाक हो चुके हैं। सरकारी जो लाड़काना का चांडका अस्पताल है, इंतजामी नाअहली के बायस सैकड़ों मरीजों की जिंदगियां भी जो है वो दाव पर लगी हुई हैं और जगह जगह गंदगी और सर्जिकल वेस्ट के जो ढेर हैं, ऑपरेशन थिएटर की मशीनरी नाकारा और ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं। सिंध हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम किया था कि जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड है, वाइस चांसलर जो जामिया बेनजीर की यूनिवर्सिटी की हैं, उनके अंडर एक मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया था। तकरीबन अगर हम गैर फाल कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो फैसले किए जाते हैं। कितना अरसा हुआ है इस मैनेजमेंट बोर्ड को बने हुए और ये गैर फाल कब से? जी बिल्कुल, इससे जो है तकरीबन 6 माह का अरसा हो चुका है और ये इसके जो है 2-3 इजलास भी बुलाए जा चुके हैं, जिसमें वाइस चांसलर, सेक्रेटरी हेल्थ, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ और उनके मेंबर्स, एमपीए, एमएनए और लाड़काना के जो ब्यूरो के अलावा जो दीगर शहरी हैं मोजिदीन वो भी इसके मेंबर हैं। लेकिन नहीं समझ में आता कि क्यों जो है वो इतनी लापरवाही की जा रही है, क्योंकि हेल्थ से लोगों की जिंदगियां वाबस्ता होती हैं और जब जिन आलात को हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए, जिसमें ऑटोक्लेव मशीन है, जिसमें आलात जो है जराई वो स्टरलाइज होते हैं, वो मशीनें खराब हैं। लिप्रोस्कोपिक सीजर्स जिनसे जो है वो ऑपरेशन किए जाते हैं वो 15,000 रुपए सिर्फ मालियत की है, लेकिन वो डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि जो है वो फराहम नहीं की जा रही। डॉक्टर्स इतने डरे हुए हैं कि वो कहते हैं अगर हम टीवी पे मीडिया के सामने अगर चीजों के बारे में बताएंगे तो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होगी। अजीब सूरत हाल है। शिराज पठान, शुक्रिया। डॉक्टर्स ये परेशान है
कि अगर हमने हमारे लिए मसला हो जाएगा। लगारी साहब, ये क्या बात है, इतना बड़ा अस्पताल है लाड़काना का, चांद का अस्पताल, यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा और बेहतर होना चाहिए था। यहाँ पर लोगों के लिए ये एक बड़ी सहूलत है, एक बड़ा अस्पताल होना। अगर उनको यहाँ पे इलाज की सहूलियात नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी भी तो यहाँ पर जो आलात हैं वो ही स्टरलाइज नहीं है या फिर हैं ही नहीं, ऑपरेशन थिएटर में कचरे का ढेर लगा हुआ है, ये आप इस पर आप क्या कहेंगे? ये कितनी बड़ी गफलत है। ये इस पर मुनासिब होता कि वज़ीर तालीम मोहतरमा डॉक्टर अज़रा, वज़ीर सेहत मोहतरमा डॉक्टर अज़रा फजल पेशो जवाब देती हैं, या सेक्रेटरी काजिम जतोई साहब वो जवाब देते। या अस्पताल के जो वहाँ पर सर हमने सबसे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन माजरत कर ली गई। किसी को इसका जवाब देना चाहिए था। हेल्थ सेक्टर में पीपल्स पार्टी एक इस सेक्टर में अपने बेनिफिट लेती है कि उसने ज़्यादा काम किया है। ये जो सिविल अस्पताल है उसमें दीवान हाउस बनाया है, और उसके अंदर ट्रॉमा सेंटर बनाया है, और इसी तरह से कार्डियो में कहा जाता है कि बड़ा काम हुआ है, और पासिंद भर में जो है उसके बहुत से मराकज़ कायम किए गए हैं, गम्बट का कहते हैं। लेकिन अगर लाड़काना की जिस अस्पताल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ख़ुद अपनी निगरानी में बनवाया, और जिस अस्पताल के बारे में उनकी हमेशा से ये था कि ये इलाके के लोगों के लिए एक बड़ी सहूलत का सबब बनेगा, एक ज़माने में ये अस्पताल बहुत मयारी भी हो गया था। यहाँ का कॉलेज भी, और यहाँ की जो यहाँ पर जो मेडिकल की तालीम दी जाती थी, फ़ख्र करते थे तालिब इल्म कि हम यहाँ पढ़ें। और ये भी ज़्यादा दूर की बात नहीं है, डॉक्टर मुग़ल जो थे जब यहाँ पर थे इसमें चांडका में, तो उनका बड़ा नाम होता था। अब क्या सूरत हाल हुई है, क्यों हुई है, इस पर सिंध हुकूमत को अगर तशवीश नहीं है तो मैं समझता हूँ कि आप समझें कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी जो भी की है हेल्थ सेक्टर में उस पर पानी फेर दिया है। उन्हें सारी इस सूरत हाल को देखना चाहिए, और हुकूमत को ये ज़रूर पता चलाना चाहिए कि डॉक्टर अगर इतना परेशान है कि वो नहीं बता सकते हैं सूरत हाल मीडिया के सामने आकर, या जो कुछ हमें फुटेज देखने में आ रही है, अगर यही सूरत हाल है तो फिर मेरे ख्याल में लाड़काना को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। इस तरह से सिंध के और इलाकों को भी शिकायत होंगी, लेकिन अगर लाड़काना के साथ आपका ये तर्ज अमल होगा तो मेरे ख्याल में फिर आपका ठीक नहीं होगा तर्ज अमल, और आप फिर लोगों से ज़्यादा तवक्कुआत ना रखें। आप लाड़काना की जो नुमाइंदगी है, लाड़काना का जो, अगर आप एक बात से अगर आपको नाराज़गी हुई है सूबाई हुकूमत को कि एक सीट लाड़काना शहर की इस दफ़ा जो है वो JUI, GDA और PTI के इत्तेहाद के सामने आपका कैंडिडेट जो है वो हार गया है, तो फिर आप इसको गुस्से की सूरत ना बनाएं। आप इसको जो है वो लोगों के दिल जीतने की कोशिश करें। लाड़काना हमेशा आपका नहीं, इसका गुस्सा आवाम पर तो बिल्कुल निकालना, जैसा तो दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लगात बिल्कुल दुरुस्त है। और इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है सेनेटर लाड़काना से मुंतखब हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह बलोच साहब। बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह साहब। ये चांद का अस्पताल बड़ा अस्पताल है लाड़काना का, यहाँ पर तिब्बी सहूलियात का सर खासे अरसे से फुकदान है। 6 माह से आलात की फरामी भी यहाँ पर नहीं हुई है। कई बार यहाँ का मसला उठाया गया है लेकिन कुछ नहीं होता। आप वफाक के नुमाइंदे हैं, आप अपने शहर के अस्पतालों की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं? एक्चुअली आपको तो एक हॉस्पिटल जो है हाईलाइट हुआ है ना कि चांदका हॉस्पिटल के ये हालात हैं, वो भी OT के। तो आपके पास तो एक चांदका हॉस्पिटल आया है। यहाँ तो पूरी लाड़काना में हशर ये है कि सब हॉस्पिटल्स में किसी भी जगह आपको न कोई OT तो ठीक है, वो इंटीरियर एक पोर्शन होता है ना, लेकिन बाहर आप जाएंगे तो वहाँ आपको एक्सरे मशीन नहीं मिलेंगी, आपको वहाँ MRI मशीन नहीं है, वहाँ कोई सहूलत नहीं है, कोई भी लोकल लेवल पे कोई एम्बुलेंस नहीं है। लोग आते हैं तो वो जो 4 बेस पे जो है वो लोग ले आते हैं, उनको आके वहाँ हॉस्पिटल में आके वो एडमिट किया जाता है। तो यहाँ तो बहुत ही बुरा हशर है लाड़काना का। और हम फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे तो हमारी कोशिश है कि जैसे हमने कोविड सिचुएशन आई थी तो आपने देखा था कि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पूरे सिंध में वहाँ जो PP किट्स थी, PP सूट्स थे, सैनिटाइजर थे, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। यही तब भी हालत यही थी हॉस्पिटल की। इवन लाड़काना में भी बड़ी खुदाबख्श भुट्टो हो गया, नौडेरो हो गया, जो इनके बहुत ही मतलब पॉलिटिकली हब कहलाए जाते हैं, तो वहाँ भी ये इनकी यही हालत है। तो हमारी
पार्टी तो कोशिश कर रही है कि सैफुल्लाह साहब, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं कि यहाँ सहूलियात का फुकदान है, कि सिंध हुकूमत जो है वो ये दावे करते ही थकती है कि तिब्बी सहूलियात बेहतरीन है लाड़काना शहर में, लेकिन इन मामलात को ठीक करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया था जो कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड था, उसमें अपोजिशन के नुमाइंदे शामिल क्यों नहीं किए गए? देखिए, ये नहीं है, इनकी तो कोशिश ये होती है कि ये किसी भी मतलब जो इनके पार्टी के मुखालिफ लोग होते हैं तो सवाए पीपल्स पार्टी के ये और लोगों को किसी भी बोर्ड में नहीं लेते। ये कहलाते तो हैं कि हम जमहूरी हुकूमत के बड़े चैंपियन हैं, दावेदार हैं, लेकिन ये अमली तौर पे सोसाइटी में कोई भी अच्छा काम हो तो उसमें सोसाइटी, अब पॉलिटिकल पार्टीज को तो छोड़ें, लेकिन वो सोसाइटी के नुमाइंदों को भी नहीं लेना चाहते कि वहाँ के वो जो अदीब होते हैं या कोई दानिश्वर हो गए, वहाँ के वर्कर्स हो गए, सोशल जो एक्टिविस्ट होते हैं, उनको लिया जाए ताकि वो आवाम की बेहतरी हो। वो इसलिए नहीं लेते कि इनको मोस्टली वो जो फंड्स हैं वो सही तरीके से ये यूटिलाइज नहीं करते, वो फंड्स हॉस्पिटल पे नहीं लगते, वो इनके जाती जो हैं वो पैकेट्स में चले जाते हैं। इसी वजह से जो ये इन लोगों को नहीं डिलीवर करता। हमारे लिए मुश्किल ये है कि बीइंग एज अ फेडरल गवर्नमेंट कि आपको पता है कि 18 अमेंडमेंट में हेल्थ, एजुकेशन, ये बड़े बड़े जो भी डिपार्टमेंट्स हैं ये इनके पास ही आ गए हैं ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। तो अगर वहाँ फेडरल गवर्नमेंट कोई चीज़ करती है तो ये लोग कहते हैं ये हमारे जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट में उसमें मामला हैं उसमें मुदाखलत हो रही है। तो हम तो बहुत ही इस कश्मकश में फंसे हुए हैं कि अभी क्या करें। पब्लिक एक साइड से जो है पब्लिक की जो सहूलतें हैं वो इनके जो लोकल ऑफिशियल्स हैं या जो हॉस्पिटल की इंतजाम में आए या इनके पॉलिटिकल लोग हैं वो मिलके वो सारे फंड्स जो हैं वो हड़प कर देते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। सैफुल्लाह अब्रोज साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाड़काना के खिबू हैं। बहुत शुक्रिया आपका। लगारी साहब आपको भी वक्त का बहुत शुक्रिया। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम के हिस्से में कोरोना वायरस के ऊपर मुझे बात करनी है। आज भी हमने देखा कि हलाकत खेजियों में बहुत ही दिन जो था आज बड़ा कहर ढाया इस दिन ने, और आज रिकॉर्ड अमवात हुई हैं। 135 अफराद, 135 मरीज़ कोरोना के अपनी जान की बाजी हार गए हैं। और जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया था कि ये जो थर्ड वेव है कोरोना की, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की तो इस्लामाबाद में बच्चों में बहुत ज़्यादा ये वायरस जो है वो डायग्नोज हुआ, और बच्चे जो हैं उनकी हालत भी खासी ख़राब है, अस्पतालों में भी वो ज़ेर इलाज हैं। और अब जो NCOC के नए फैसले हैं जिनमें कई चीज़ों पर मज़ीद जो है वो सख्तियाँ की जा रही हैं, लॉकडाउन को कहीं स्मार्ट लॉकडाउन की तरह और कहीं पर औकातकार बाज़ारों के और दीगर मामलात जो हैं उन पर सख्तियाँ की जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी वैक्सीन जो है वो उस तरीके से लगी नहीं, और बच्चों को तो अभी वैक्सीन लग भी नहीं सकती। इस तमाम सूरत में बात करने के लिए डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीडियाट्रिक भी हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। ये जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं कोरोना की, ये तो तीसरी लहर है, जिस तरीके से ये मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन बच्चे भी इससे बहुत मुतासर हो रहे हैं। बच्चों में भी हम देख रहे हैं इस दफ़ा वायरस जो है वो खासी जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर रहा है। आप क्या बताएंगे, जबकि बच्चों को अभी वैक्सीन लग भी नहीं सकती, बच्चों को कैसे महफूज रखें हम? अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चों को महफूज रखने का एक ही है इलाज, ये है कि आप उनके SOPs को मेंटेन कर रखें। सेकेंडली देखें, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो हम जो सिम्टम्स देख रहे होते हैं, जो उनको तख्शीश की जाती है, वो तो हम कर ही रहे होते हैं, लेकिन स्टिल द नमूनिया, जो कोविड नमूनिया बच्चों में जो हो रहा है वो बहुत सीवियरिटी में नहीं हुआ, और जो हम चीजें देख रहे हैं वो बहुत अच्छी हैं, यानी बहुत बुरी नहीं है, हम ट्रीटेबल हैं और ट्रीट कर लेते हैं विद द स्टेरॉइड्स, विद द एंटीबायोटिक्स, विद द न्यूबलाइजेशन फैक्टर, उस पर हम ठीक कर लेते हैं। लेकिन स्टिल अभी भी शुबा यही होता है कि रोज के हम बहुत सारे पेशेंट्स को एक्सरेज जो हैं बहुत खतरनाक तरीके से देख रहे होते हैं। इसमें यही सस्पेक्ट होता है कि हमें ये देखना होता है कि या ये कोविड नमूनिया है या ये सिर्फ वायरल नमूनिया है या बैक्टीरियल नमूनिया है। इसके लिए हमें ये देखना होता है कि हम बच्चों को किस तरह महफूज रखें। बच्चों को महफूज रखने के लिए एक ही तरीका है कि आप इनकी जब तक SOPs को मेंटेन नहीं रखेंगे, देखिए अगर जैसे अब रमजान शुरू हो गया है, अब तरावी के लिए अगर बच्चे घर से बाहर जाएंगे तो कंटिन्यूस पूरा दिन तो घर में रह रहे हैं, स्कूल्स बंद हैं, अगर स्कूल से बाहर चले जाएंगे तो आप ये सोचें कि रमजान की तरावी में जैसे बाहर बच्चों के साथ खेल रहे हैं या अडल्ट पेशेंट हैं, अब मास्क भी लोग नहीं पहन रहे। जिस तरह कोविड जिस तरह फैल रहा है, स्टिल माशाल्लाह से ये अच्छा है कि सिंध में नहीं है और पंजाब में बहुत ज्यादा है, और पंजाब में बहुत ज्यादा डेथ भी हो रही है, और बच्चों की भी
बहुत ज़्यादा रेशियो है एडमिशन के। इस तरह हमारे पास रेशियोज बहुत ज़्यादा एडमिशन के नहीं आए, क्योंकि जो अगर नमूनिया हो भी रहा है तो सेटल्ड नमूनिया है कि उसको नमूनिया को ट्रीट कर सकते हैं। प्लस साथ में बहुत सीवियरिटी से बच्चे आ रहे हैं कफ के साथ, बहुत ज़्यादा सीवियर खांसी है जो हम ट्रीट कर लेते हैं इनहेलर से या फिर स्टेरॉइड से। प्लस साथ में हाई ग्रेड फीवर के साथ आ रहे हैं, वो भी हम ठीक कर लेते हैं। लेकिन अगर हम पीसीआर का टेस्ट करवा रहे हैं, जिस तरह लास्ट फ्यू वीक्स पहले मैंने बताया था कि पीसीआर का टेस्ट हम बच्चों में नहीं करा रहे थे, लेकिन अब ये अल्लाह का शुक्र है कि अब लोगों को हमने ट्रेन किया है और एंटीजन भी करा रहे हैं, नेजल स्वैब्स करा रहे हैं, और साथ में एंटीजन के साथ हम प्लस। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा माँ बाप के लिए, वालिदैन की आगाही के लिए, कि क्या ऐसी कंडीशन हो कि वालिदैन को ये समझना चाहिए कि इस वक्त बच्चों को कोरोना वायरस ने अटैक किया है, वो कौन सी ऐसी कंडीशन है? अगर मामूली कफ है, फीवर है और वो उतर जाता है, क्या तब भी हमें कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए, या फिर ऐसी क्या कंडीशन हो कि कोरोना टेस्ट की जानिब जाएं? बहुत अच्छा सवाल है। उसमें देखिए डिफरेंशिएशन आपको बता देता हूँ। अगर एक वायरल जो कफ होती है, वायरल नमूनिया होता है, उसमें एक म्यूकस डेवलप होता है, उसमें बलगम बनता है जिसको हम कहते हैं नजला गिरना या फिर चेस्ट में म्यूकस की तरह प्रोडक्ट करना। जो कोरोना की कफ होती है वो उस तरह होती है, वो होती है अस्थमा की तरह, मतलब ड्राई कफ होती है। अच्छा। लेकिन बहुत जी डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही, बहुत अस्थमा की कफ तो आप अस्थमा की कफ तो ये हो सकता है कि बेहतर हो जाए, लेकिन कोविड की कफ जो है वो अब जो है वो आराम से ठीक नहीं होती है। उसमें टाइम लगता है, 7 डेज का टाइम पीरियड होता है, जिसमें हमें इनहेलर यूज करने पड़ते हैं और साथ में स्टेरॉइड यूज करते पड़ते हैं। अब डिफरेंस अगर माँ बाप को बताना होता है तो हम यही कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा शिद्दत वाली कफ है और साथ में फीवर भी आ रहा है, अच्छा। और अगर फीवर के साथ वो कफ मेंटेन नहीं हो रही है, मतलब यानी आप किसी भी ड्रग से ठीक नहीं हो रही है, तो वो कोविड की ही कफ हो सकती है, क्योंकि वो कोविड बहुत लंबे अरसे तक उसको इन्फेक्ट रखता है और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन भी रखता है। अच्छा एक चीज और, जाहिर है अब वैक्सीनेशन हो रही है, लेकिन वैक्सीन के हवाले से भी लोगों में शकूक व शुबात हैं, भाम है, और खुद अब हुकूमत ये कह रही है कि लोग रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा रहे। डॉक्टर साहब आपको लगता है हुकूमत को कोई आगाही मुहिम चलानी चाहिए वैक्सीन के हवाले से, कि ना सिर्फ लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं बल्कि वैक्सीन लगवाएं भी? मेरी कई लोगों से बात हुई, उनको ये लगता है कि हुकूमत की वैक्सीन से बेहतर है कि हम प्राइवेट वैक्सीन लगवा लें, जो पैसे दे के लगवा लें। देखिए अगर एज ए कंसल्टेंट मैं ये नहीं कहूँगा कि आप प्राइवेट वैक्सीन को सपोर्ट करें, क्योंकि देखिए प्राइवेट वैक्सीन दुनिया में कहीं भी कोई भी मुल्क प्राइवेट वैक्सीन की तरफ मुतवज्जा नहीं हो रहा। ये हमारा एक वाहिद मुल्क है जिसमें हमने गवर्नमेंट ने ये इजाजत दी है प्राइवेट वैक्सीन इंपोर्ट कराने की। एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। देखिए ये वैक्सीन 1200 रुपए 1400 रुपए की है, अच्छा। और 12,000 की लग रही है प्लस एप्लीकेशन चार्जेस। अच्छा। तो आप ये सोचिए कितना प्रॉफिट मार्जिन है। तो प्लस आपको गवर्नमेंट की वैक्सीन को सपोर्ट करना चाहिए, वो भी 16 साल 20 साल से ऊपर ही लोगों को लग सकती है और 20 साल से छोटे बच्चों को नहीं लग सकती। बिल्कुल आपने बहुत दुरुस्त बात की। 2 डोजेज है और ये भी डोजेज है। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम साहब ने बात की है कि हमें ये सोचना होगा कि हम क्या यहाँ पर ही मुनाफाखोरों को जो है मुनाफा दे रहे हैं। अगर एक 1200 की वैक्सीन 12,000 में बेची जा रही है तो कितना ज़्यादा मुनाफा कमाया जा रहा है। बेहतर ये कि हुकूमत जो वैक्सीन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फराम करिए, उस वैक्सीन की तरफ आप ज़रूर जाएँ। नाज़रीन एक और ख़बर आपके साथ शेयर करनी, अफसोसनाक खबर है, और ये इसलिए ज़रूरी था शेयर करना कि हमने ये देखा कि 23 फरवरी 2021 को एक बिल मंजूर हुआ था कौमी असम्बली में, जिसमें स्कूल और काम करने की जगहों पर बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद होता है, उस जिस्मानी सज़ा के ख़िलाफ़ ये बिल मंजूर हुआ था कि बच्चों पर तशद्दुद की मुमानियत होगी, चाहे वो तालीमी इदारे हों या फिर उनकी जो वर्क प्लेसेस हों। लेकिन आज जो खबर है वो बड़ी अफसोसनाक है। एक मदरसे में सिर्फ सबक सुनाने पर गलती हुई, असातिज़ा ने मदरसे के मिलकर बच्चे को तारों से मारा, इतना मारा उसके ज़ख्म निशान उसके जिस्म पर आ गए, और अब गुलशन इकबाल थाने में उसका केस भी जो है वो दर्ज कर लिया गया है। लेकिन बात यह है, सवाल ये है कि तालीमी इदारे हों, चाहे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या मदरसे, यहाँ पर बच्चों को महफूज कैसे बनाया जाएगा, इसी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन महनाज अकबर अजीज़ साहिबा, जिन्होंने ये बिल ऐवान में पेश किया था और इस बिल की मंजूरी भी हो गई थी। सबसे पहले तो महनाज अकबर साहब आपको वेलकम कहूँगी अपने प्रोग्राम में। मैडम ये बिल आपकी जानिब से पेश किया गया, बहुत अच्छा इक़दाम था, ये बिल मंजूर भी हुआ। बच्चों पर कहीं तशद्दुद नहीं होना चाहिए, चाहे वो तालीमी इदारे हों या वो जगहें जहाँ पर वो काम करते हैं।
लेकिन आज इस वाक़े पर आप क्या कहेंगी? ये वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं, इस बिल पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, आप क्या समझती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, ये सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की निहायत नदमत करती हूँ और मेरे ख्याल में कि सिंध की जो हुकूमत है उसमें से जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब हैं और जो वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं, जो रिलीजियस मिनिस्टर साहब हैं, उन सबको इसकी वाक़े की नदमत करनी चाहिए। दे शुड मेक इट पब्लिक स्टेटमेंट। और ताकि ये अब आज तक मैं आपको बताती हूँ कि मुल्क में जितने भी ऐसे वाक़यात होते हैं, कत्ल भी हो जाते हैं, उनके ऊपर इतना शदीद होता है, उसमें ये होता है कि जो हमारी रियासत है, जो हमारी हुकूमत है, उसकी तरफ से कोई भी उठ के नहीं बात करता। चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो उधर का MNA हो, और जो देखिए हमें कॉल आउट करना है, हमें कॉल आउट करना है कि जिस ज्यूरिसडिक्शन में ये वाकया हुआ उधर का MNA क्या सो रहा है, वो वहाँ का MNA क्यों बना है, उनको जाना चाहिए और उनको बल्कि मुद्दई बन जाना चाहिए इस केस में, बल्कि उनको थाने में खड़ा हो जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक बात बताती हूँ कि जो बिल मैंने पेश किया और जो अभी फरवरी में पास हुआ, जिसके बाद वो पास हुआ है और वो यूनानिमसली पास हुआ है विद ऑल पार्टी सपोर्ट, और अभी उसने सेनेट में पास होना है और उसके रूल्स ऑफ बिजनेस, और अभी ये सिर्फ वफाकी जो दारुल हुकूमत है सिर्फ वहां पर नाफिजुल अमल है, अगर मैं दुरुस्त हूँ तो। जी, मैं बता रही हूँ, आपको बता रही हूँ। तो उसमें ये है कि वो कैपिटल टेरिटरी के लिए देखें, ये अब हम 21वीं सदी में हैं और पाकिस्तान को 70+ ईयर्स हो गए वजूद में आए हुए। मतलब ये कि ये इस पावरफुल सेंटर में, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान में कॉर्पोरल पनिशमेंट का बिल नहीं है। कैन यू इमेजिन? मतलब कितनी शर्मनाक बात है। लेकिन चले, अब अच्छी बात हो गई कि वो बिल अब एक अच्छा, अब दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ कि सिंध ने 2016 में एंटी कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल मंजूर कर लिया है। अच्छा, मगर उसके रूल्स ऑफ बिजनेस नहीं बने। रूल्स ऑफ बिजनेस ये होता है कि एक जब बिल पास एक्ट बननी होती है, बिल्कुल ऐसे ही है, उसको ज़ाहिर एक्ट की शक्ल नहीं दी गई। और आप बिल्कुल सही निशानदेही कर रही हैं महनाज अकबर अजीज साहिबा। वक्त की कमी है, आपसे फिर किसी प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पर, लेकिन आपने कम से कम निशानदेही की, आपने ये बताया कि ये तो MNA का फ़र्ज़ है उस इलाके की कि वो फ़ौरन जाए, मुद्दई बन जाए। इन चीज़ों का सद्देबाब होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका महनाज अकबर अजीज साहिबा। प्रोग्राम का नाजरीन वक्त ख़त्म होता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द लोगों का रमज़ान मुबारक के महीने में एहसास ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।